तो चलिए स्टूडेंट, फिर से आप लोगों के बीच लेके आया हूँ हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद लेसन 1 है। आपका 10 क्लास के जो लेसन 1 चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद है उसको हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ कैसे, आया कैसे, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। स्टूडेंट बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्मार्ट टेक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं विश्व में कुल देश, पहले जानकारी प्राप्त करना होगा कि विश्व में टोटल देश कितना है। अगर टोटल देश की बात किया जाए, देखिए स्टूडेंट, यूएनओ के अनुसार अगर देखा जाए तो 195 देश है और ये संस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और देखेंगे अभी यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी उसके पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे विश्व में महादेश कितना है। और चलिए साइड में देखिए लिखा हुआ है विश्व में 7 महादेश हैं, उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और आर्कटिका, ये हमारे 7 महादेश हैं। और ये भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। महासागर की संख्या 5 है, हमारे विश्व में महासागर की संख्या है 5। और थोड़ा मेन फैक्ट और भी कुछ देख लेंगे। भारत में राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। चलिए हम लोग भारत देश में रहते हैं इसलिए उसका भी जानकारी हम लोग कर लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे कि एशिया महादेश में भारत है, उसी तरह यूरोप महादेश में 44 देश है। हम लोग एशिया में 48 है और सबसे बड़ा अगर महादेश का बात किया जाए तो एशिया ही सबसे बड़ा महादेश है। और उसके बाद है सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। स्टूडेंट बने रहिए। और चलिए यूरोप के बारे में थोड़ा देखेंगे, राष्ट्रवाद बाद में देखेंगे, पहले यूरोप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूरोप एक महादेश है, जबकि हम लोग लिख लिए हैं नंबर 1 में है यूरोप क्वेश्चन के मुताबिक, जो हम यहाँ पर नंबरिंग किए हैं। यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश में जो वहाँ पर राष्ट्रवाद हुआ था, यानी वहाँ पर जो जिसके लिए राष्ट्रवाद की भावना जगे थे, वो सब देश का नाम यूरोप महादेश में हम बताने जा रहे हैं। जैसे इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, पर्सा है, रूस है, फ्रांस, पोलैंड और बोहेमिया आदि देश आते हैं और बहुत सारे ऐसे देश है। तो वो सब देश के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, जो लेसन में है ये सब देश के बारे में चर्चा हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो रूस सबसे बड़ा देश है, ये यूरोप महादेश में ही रहता है। चलिए एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक्चुअली यूरोप में राष्ट्रवाद आया कैसे, राष्ट्रवाद क्या है, उसको देखेंगे। यूरोप के बारे में शायद जानकारी हो गया होंगे आप लोग। और एक बार देख लीजिए, यूरोप एक महादेश है, जबकि हम नंबरिंग से लिख दिए हैं यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये सब आप लोगों का महादेश है, ठीक है। और ये प्रत्येक महादेश में देश होता है। यूरोप महादेश में जैसे 44 है। एशिया, हम लोग भारत जो है एशिया महादेश में आते हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एशिया महादेश में आते हैं, ठीक है। टोटल है आपका 48 और यूरोप में है 45। स्टूडेंट बारीकी समझेंगे, बारीकी से अभी राष्ट्रवाद के बारे में समझेंगे हम लोग। महादेश भी समझ लिए, क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा भी दे सकता है आउट नॉलेज कि विश्व में महादेश की संख्या कितना है, तो 7 है। स्टूडेंट बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवाद, अच्छा चलिए राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्र जोड़वाद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी राष्ट्र मतलब होता है देश, और बात का अगर बात किया जाए विचार, भावना, प्रेम या लगाव, देश के प्रति लगाव, है ना। तो ये सब आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। चलिए राष्ट्रवाद का परिभाषा का अगर बात किया जाए तो राष्ट्रवाद के प्रति या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर ये सब अक्सर पूछते रहता है क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। आप लोगों को परिभाषा हम कर दिए कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी तरह जैसे जातिवाद होता है,
जाति के प्रति प्रेम की भावना, उसको जातिवाद कहते हैं। यानी जाति से लगाव, जिससे कोई ब्राह्मण है, राजपूत है, आपको इस प्रकार का जाति देखने को मिलता है हमारे देश में। फिर क्षेत्रवाद की अगर बात किया जाए, क्षेत्र के प्रति प्रेम की भावना, क्षेत्रों से लगाव, जैसे बिहारी, बंगाली, पंजाबी, इस तरह के क्षेत्र के अनुसार, ठीक है। और नारीवादी अगर बात किया जाए, नारी के प्रति लगाव, यानी नारी के बारे में सोचना, जैसे कोई होता है ना कि चलो नारी के आगे कैसे बढ़े, उसे प्रेरणा देना। इस प्रकार का हम लोग जितना जातिवादी, क्षेत्रवादी, नारीवादी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अभी हम लोग और एक परिभाषा के आगे में जाएंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। यानी कोई भौगोलिक का हो या सांस्कृतिक रूप से रहे या सामाजिक रूप से रहे, लेकिन हमारे देश में वो एकता की भावना, यानी सब कोई एक है। यानी हमारे जैसे मान लीजिए कोई भी भारत का बात किया जाए, भारत में एक झंडा है ना, गीत है, गान है। फिर देखिए ये सब यानी आपको एकता में मतलब सभी के लिए बराबर है, ठीक है। अब कोई भौगोलिक या संस्कृति अलग हो सकता है, सामाजिक अलग हो सकता है, भौगोलिक अलग हो सकता है, लेकिन एकता में है ना। चाहे वह किसी भी स्थिति में रहे, वे सब भारतीय कहलाएंगे। इसी तरह राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी राष्ट्रवाद दो शब्द से मिलकर बना है, एक राष्ट्र और प्लस वाद। यानी राष्ट्र मतलब होता है देश, और वाद यानी विचार, भावना, प्रेम से लगाव, यानी कोई भी चीज़ से, कोई भी देश से लगाव, है ना। फिर राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, वो भी बता दिए हम, जो भौगोलिक से हो, कोई भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से क्यों ना हो, लेकिन वो भारतीय कहलाएंगे। भारत में रहने से, अगर यूरोप में है उसमें विभिन्न प्रकार के देश का नागरिक कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रांस का है तो फ्रांस का नागरिक बोला जाएगा, उसमें झंडा एक ही होगा, गान एक ही होगी। तो इसी तरह राष्ट्रवाद की भावना आगे बढ़ा था, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहला क्रांति, अभी स्टार्ट की ओर जाएंगे, किताब की ओर जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्रांति अगर बात किया जाए यूरोप में, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और ये राजा था उस टाइम लुई 16 या लुई 16वां। यह तानाशाही राजा था जो निरंकुश, ये कभी किसी का अंकुश नहीं करता था, यानी किसी के भावना नहीं थे, प्रेम नहीं था देश के प्रति, ये जो चाहता था वही होता था। जनता के द्वारा राजा को हटाया गया। देखिए क्रांति के बाद वो राजा को हटाया गया, लुई 16 को फांसी पे लटका दिया। फिर जनता का शासन 10 वर्ष तक बना रहा। फिर नेपोलियन का एंट्री हुआ, ठीक है स्टूडेंट। 10 साल के बाद नेपोलियन का एंट्री हुआ और ये फ्रांस का काउंसलर बन जाता है और जनता को कहता है कि हमें राजा बनाइए, आप लोगों का जो समस्या से दूर कर देंगे, जो भी समस्या होगा उस टाइम दूर कर देंगे। तो फिर अब जनता लोग कुछ काम ऐसा किया कि बहुत ही बढ़िया किया, और फिर उसको देख के अच्छा लगा जनता लोगों को। फिर जनता लोग चाहा क्यों ना इससे फिर से राजा बना दिया जाए, तो फिर नेपोलियन राजा बन जाता है 1804 में। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन, ठीक है। पहले था कौन, लुई 16। 1789 के बाद 10 साल तक जनता का शासन था, और उसके बाद नेपोलियन की एंट्री हुई 1799 में, और फ्रांस का काउंसलर बन जाता है। और फिर क्या होता है कि जनता से कहता है मुझे राजा बनाओ, आप लोगों का जो समस्या है दूर कर देंगे। इसी तरह नेपोलियन राजा बन जाता है 1804 में, और फ्रांस का सम्राट कहलाने लगता है किसको, नेपोलियन को, ठीक है। और इसका असली अगर नाम बोला जाएगा तो नेपोलियन बोनापार्ट था। चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम लोग देखते रहेंगे आगे। चलिए हाँ, नेपोलियन युग, अभी उसका वो तो 1804 से 1815 तक, यानी 1804 में फ्रांस का काउंसलर बना था, ठीक है। फिर 1804 से 1815 के बीच उसका ही युग था। तो देखिए स्टूडेंट, देखेंगे हम लोग पहले 1804 में क्या हुआ था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था, ठीक है। और उसका फिर 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया, यानी संहिता यानी नेपोलियन कोड, यानी जो नेपोलियन करेगा या नेपोलियन के मतलब जो सोचता था वही नियम लागू कर दिया, संविधान बनाया जनता के लिए। फिर 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। चलिए
नेपोलियन जनता की पहले पहले जब फर्स्ट में आए तो सेवा तो कर ही रहे थे, उसके बाद अचानक क्या हुआ, जनता नेपोलियन फिर राजा का शासन करने लगा, राजतंत्र के रूप में आगे बढ़ा। फिर मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन की कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया गया, जहां 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। और ये मित्र राष्ट्र में नेपोलियन मित्र राष्ट्र कौन से थे, चलिए देखते हैं उसको। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन हर देश का जीतना चाहता था। एक्चुअली नेपोलियन ऐसा राजा हो गया था, किसी की बात सुनते नहीं थे, और भी तानाशाही जैसा बन गया था, और राजतंत्र करना चाहता था, सभी को जीतना चाहता था। तो बाकी सब जितना देश है सबको उसमें ईगो हार्ट हुआ, और नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया गया, और 1821 में उसका मृत्यु हो जाता है। वाटरली का युद्ध कब किस किस के बीच हुआ था, नेपोलियन एक साइड था अकेले, और चार देश यहाँ पर एक साथ ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया मिलकर हराया था नेपोलियन को, फिर हरा करके आगे बढ़ा। चलिए मेटरनिक का युग अभी उसका ख़त्म वहीं, ठीक है। अब मेटरनिक जो आए, ये इसके साथ ही युद्ध हुआ था, ठीक है, नेपोलियन का, और इसने ही हराया था मेटरनिक युग। इसका युग का बात किया जाए तो 1815 से 1848 के बीच में था। यूरोप का विजय शक्तियाँ नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वीना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये कब बुलाया, 1815 में। ये एग्जाम फैक्ट क्वेश्चन है। चलिए, अगर मेटरनिक युग का बात किया जाए, जैसे ही नेपोलियन की हार होती है, यानी उसको कैद करके ले जाते हैं, अभी इसका नेपोलियन का तो एंट्री ख़त्म, अभी मेटरनिक जो आए और इसके लिए एक सम्मेलन किए, और ये बहुत ही अच्छे काम करते थे मेटरनिक ने, और बिना सम्मेलन की अध्यक्षता, अच्छा ये कौन थे, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे, यानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक ने की, यानी वही जीत दिलाए थे, ठीक है। और मेटरनिक प्रतिक्रियावादी थे। प्रतिक्रियावादी किसको बोला जाता है स्टूडेंट, सामाजिक काम का विरोध करने वाला। और ये क्या करते थे, मेटरनिक हर काम में विरोध करते थे, ठीक है, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। अच्छा, मेटरनिक भी ऐसे ही थे, गणतंत्र जो लोगों का तंत्र था उसमें विरोध करते थे हमेशा ही, और राजतंत्र का पुनः स्थापित करने में लगे थे, ठीक है। और मेन पॉइंट देखिए थोड़ा, 1889 से पहले राजतंत्र था, आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रजातंत्र आए थे बीच में, ठीक है, फिर नेपोलियन आया, फिर नेपोलियन को हटा के मेटरनिक युग आए। अगर समझ में नहीं आए स्टूडेंट तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार